आज हम उन कपल्स की बात करने जा रहे हैं जो शादी के बाद अपनी प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं। तो उनको प्रेगनेंसी से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें पहले ऑब्जर्व करनी चाहिए, अब प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या उनको मेजर्स लेने चाहिए, उसके बाद वो कौन सा टाइम है जिसे फर्टाइल विंडो कहते हैं वो कैसे कैलकुलेट की जा सके, और कौन कौन सी उनकी प्रेगनेंसी में रुकावटें आ सकती हैं उनको पहले कैसे दूर किया जा सकता है, और ताकि वो आने वाली प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो मैं हूँ माहिर अद्वियात डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर। जो लोग न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली हेल्थ के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप तक पहुंचती रहें और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो हम उन कपल्स की बात करते हैं जो न्यू हैं और उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो मेल और फीमेल हैं उनको बैठ के अपनी सोच के साथ ये देखना चाहिए, अपना फिनंशियल और अपना सोशल सारा अपनी चीज़ें मैज़ करनी चाहिए कि क्या हम कंसीव करना चाहिए, हमें प्रेगनेंसी लेनी चाहिए। जब वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाएं और वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के इन्फ्लुएंस में ना हो, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, कोई दबाव ना हो, किसी किस्म का फिनंशियली प्रॉब्लम ना हो, तो उसके बाद फीमेल और मेल को अपने पहले टेस्ट करवाने चाहिए। टेस्ट कौन कौन से हैं, जिस तरह ऑलरेडी वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद हैं, आप ज़रूर देखिएगा। मेल और फीमेल के ऊपर हम मुख्तसर बताते हैं कि आपको हार्मोन जो है, जिसमें हार्मोनल टेस्ट आप फीमेल के करवाएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH है, या इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के टेस्ट हैं। इसके अलावा AMH का टेस्ट ज़रूर करवाना है। जब आप सारे थायराइड हार्मोन का, प्रोलैक्टिन का, अगर आपका थायराइड हाइपो है या हाइपर है तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई है तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर AMH में आपका जो हार्मोन्स है, AMH हार्मोन की तादाद 6 से ज़्यादा नैनोग्राम पर से, तो आपके अंदर PCOS के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब आप ये टेस्ट करवाते हैं, इसी तरह मेल अपने टेस्ट करवाता है, अपने स्पर्म काउंट चेक करवाता है, अपने टेस्टोस्टेरोन करवाता है, अपने इसके अलावा आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाने हैं कि ताकि कोई फाइब्रॉइड, फीमेल जो है कोई फाइब्रॉइड का शिकार तो नहीं है, या एंडोमेट्रोसिस या कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फ्लोपियन ट्यूब के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई एग रिलीजिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। जब ये सारी चीज़ें, इसी तरह PCOS का टेस्ट है जो आम फीमेल को होता है, कोई ओवरी के अंदर कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है। जब ये सारे टेस्ट आप मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद आपने ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट दोनों करवाएंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर आप लोगों ने चेक करना है किसी किस्म का कोई मूजीमर्स तो उसके अंदर मौजूद नहीं है, कोई हेपेटाइटिस B, C, थैलीसीमिया, या कोई आपने हिस्ट्री, मेल और फीमेल दोनों की आपने हिस्ट्री आपने ज़रूर देखनी है कि कोई ख़ानदानी तौर पर कोई किसी किस्म की पेरेंट्स से कोई बीमारी तो नहीं चलती आ रही। जब ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे, कोई TB तो नहीं है, कोई मम्प्स या कोई STD, कोई इस तरह की डिजीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, या कोई क्लेमेडिया, गुनेरिया, इस तरह की कोई डिजीज़ तो नहीं है। जब ये सारी डिजीज़ आप अपनी आइडेंटिफाइड करवा लेते हैं कि कोई इस किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको ट्रीट करवा लेते हैं, बर वक्त करवा लेते हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के बाद ब्लड का आपने RH फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़रूर चेक करवाना है। अगर फीमेल नेगेटिव RH फैक्टर की और मेल पॉजिटिव का है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है कि RH फैक्टर से कल को बच्चे पैदा करने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह आपने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड करवाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए, अपनी नींद को पूरे करते हुए, रिलैक्स होते हुए आपने सबसे पहले फोलिक एसिड 3 मंथ पहले अपने फोलिक एसिड से शुरुआत करनी है। फोलिक एसिड दोनों मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 मंथ आपने 800 mcg तक आप डेली बेस पे यूज़ करें। उसके बाद आपने मल्टीविटामिन कोई भी ले सकते हैं जिसमें जिंक हो, इसके अलावा कोएंजाइम Q10 हो, लेकिन आप सर्बिक्स जी आम ब्रांड है, बहुत अच्छा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेल फीमेल एक टैबलेट डेली की आपने वो इस्तेमाल करनी है। आपने अपनी नींद को पूरा करना है, स्ट्रेस और को कंट्रोल करना है, अपने हार्मोन लेवल को बेहतर करना है, और आपने अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल करनी है और मेडिटेशंस करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप मेंटली तौर पे बिल्कुल फिट हैं, ज़हनी तौर पे बिल्कुल सेट हैं, नींद अपनी पूरी ले रहे हैं और मल्टी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, के बाद अब आपने अपनी फर्टाइल विंडो
वो टाइम डिटेक्ट करना। फर्टाइल विंडो क्या होती है? वो टाइम होता है जिसके अंदर मैक्सिमम जो है वो एग रिलीजिंग टाइम होता है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शंस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी के होते हैं। ये 6 दिन होते हैं, याद रखिएगा। 6 डेज होते हैं जिनमें 5 दिन एग रिलीज होने के पहले के होते हैं और 1 दिन वो होता है जिस दिन एग रिलीज होना होता है। याद रखिएगा एग की जो लाइफ है वो 12 से 24 घंटे है, जबकि मेल स्पर्म अगर फीमेल के यूट्रस के अंदर तकरीबन जो है वो 3 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। तो लिहाजा वो जो 12 से 24 घंटे हैं जिसमें एग रिलीज होना होता है, अगर वहाँ उसको स्पर्म मिल जाता है तो आपके मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलिटी होते हैं। लिहाजा वो टाइम आपने कैसे डिटेक्ट करना है? आप खुद उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आपने अपने पीरियड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको आपने मोनीटर करना है। डे आपने लिखना है कि हमारे, अगर तो आपके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी 28 दिन का है या 30 दिन का है या 32 दिन, अगर रेगुलर है आपका ये साइकिल, तो आपने क्या करना है? अपना यानी पहले दिन से आपने काउंट करते हुए अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आपने वो दिन काउंट करना है। वो दिन अगर आपके रेगुलर हैं तो आपने उन टोटल दिनों के अंदर 14 दिन माइनस करेंगे। फ़र्ज़ कर लो आपका 30 दिन का साइकिल है तो आप उसमें 14 दिन माइनस करेंगे तो आपका 16वां दिन जो है वो एग रिलीजिंग डे होता है, ओवल्यूशन टाइम का टाइम है। आपने क्या करना है? इसमें आपने 6 डेज़ जो है वो माइनस करने हैं। तो 16 से अगर यानी 9 से 16 दिन तक आपका बेहतरीन फर्टाइल विंडो है, यानी 9 से 16 दिन आप हर अल्टरनेट डेज़ के बाद इंटरकोर्स करते हैं अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी फर्टिलिटी के। इसी तरह अगर आपके 28 दिन है तो आप उसमें भी इसी तरह 14 दिन माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपका साइकिल इरेगुलर है, फ़र्ज़ कर लो किसी मंथ 28 दिन आता है, किसी दिन 30 दिन है, किसी दिन 32 है, किसी दिन 36 है, तो आपने क्या करना है? ये इसको आपने कैसे डिटेक्ट करना है? आपने इन दिनों को आपने 6 महीनों को मोनीटर करना है। आपने 6 महीने जब आप टाइम नोट करेंगे कि एक मंथ आपको 28 दिन का, एक दिन 30 का, 32 का, मुख्तलिफ डेज़ का है, तो आपने क्या करना है? सबसे कम डेज़ वाले को लिखना है, उसमें से आपने 18 माइनस करने, और जो सबसे ज़्यादा दिन वाला आपका साइकिल है उसमें से आपने 11 माइनस करने। फ़र्ज़ कर लो आपका एक 36 दिन का और एक 28 दिन का है, तो 28 में से आप जब 18 माइनस करेंगे तो आपका 10 दिन बनते हैं, और इसी तरह 36 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके 25 दिन बनते हैं। यानी 10 दिन से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेके 25 दिन के दरमियान वाला जो टाइम है ये आपका बेहतरीन टाइम है, ओवल्यूशन टाइम है। इसे फर्टाइल विंडो इसके अंदर मौजूद है। आपने इन दिनों के अंदर अगर हर दूसरे दिन इंटरकोर्स करते हैं और हेल्दी फूड के साथ, स्पर्म बूस्टर डोज के साथ आप ये इंटरकोर्स करते हैं, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं फर्टिलिटी के। उसके बाद ये एक टेस्ट है अपना कैलेंडर को मेजर करने का। दूसरा कौन सा टेस्ट है? बीबीटी, बॉडी बेजल बॉडी टेम्परेचर। आपने नोट करना है जिस दिन ओवल्यूशन के टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर 0.3 से 0.6 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर राइज हो जाता है, या 0.5 से 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर डेली का नोट करते हैं तो आम दिनों में टेम्परेचर कम होगा, एक दिन आएगा जिस दिन थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। जिस दिन टेम्परेचर राइज होगा उस दिन एग रिलीज होने का दिन है या हो चुका होगा। एग रिलीजिंग के वक्त टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली सा ऊपर जाता है। तो जब आप 2-3 महीने का ये चार्ट बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस दिन हमारा टेम्परेचर राइज होता है। उससे अगर आप 2 से 4 दिन पीछे आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो आपके मैक्सिमम टाइम में आप बॉडी टेम्परेचर से इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ है सर्वाइकल म्यूकस। जो फीमेल की यूट्रस है उसमें से जो पानी है, वजाइनल पानी है, म्यूकस जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और वो प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। वो किस तरह का होता है? जिस तरह अंडे का पानी है, वाइट सा पानी है, उसी तरह का स्लिपरी सा पानी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपको निशानी देता है कि ओवल्यूशन का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो उस टाइम में जब स्लिपरी ज़्यादा हो, जब उस तरह का वाइट वाटरी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही हो, तो वो आपका ओवल्यूशन का बेहतरीन टाइम है। उसके बाद नंबर 4 है, आपके पास एक किट मिलती है, ओवल्यूशन प्रोडक्शन किट, OPK प्रोडक्शन किट है। वो क्या करती है? जब आप उस किट को लगाते हैं तो वो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसमें LH हार्मोन जो है वो पॉजिटिव हो रहा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तादाद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो आपका ओवल्यूशन जो विंडो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो फर्टिलिटी विंडो। तो उस विंडो के अंदर उस वक़्त अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी फर्टिलिटी के। ये वो टेस्ट आप अपना ओवल्यूशन विंडो कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम में
इंटरकोर्स करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी प्रेगनेंसी के, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत टाइम पे अपने ओवुलेशन टाइम को गुजार के अगर इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। बाज़ का इस वजह से भी नहीं हो रही होती कि लोग मल्टीपल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, एक दिन में कई बार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म हेल्दी नहीं रहते, स्पर्म की तादाद कम हो जाती है। अगर आप अपने हेल्दी देखना चाहते हैं और फ्रेश देखना चाहते हैं तो आप हर 2 दिन के बाद अगर इंटरकोर्स करते हैं तो आपके स्पर्म जो है वो बेहतर होंगे और उनकी तादाद भी सही होगी और वो हेल्दी होंगे, और मल्टीपल की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली करते हैं तो ये भी इसके लिए बेहतर है। इसके अलावा और निशानियों में छोटी मोटी और निशानियाँ भी होती हैं, जिस तरह आपके जो है एब्डोमिनल में लोअर हिस्से में थोड़ा सा पेन होता है, बड़ा स्लाइटली सा, ये भी एग रिलीज़ होने की अलामत को शो कर रहा होता है। इसके अलावा फीमेल के जो चेस्ट हैं उनमें टेंडरनेस आ जाती है, तो वो टेंडरनेस भी शो करती है कि उनका ओवल्यूशन का टाइम जो है वो ज़्यादा। इसके अलावा फीमेल का इंटरकोर्स करने का जो पैटर्न है वो बढ़ जाता है, या उसका ज़्यादा जो है वो रुझान हो जाता है, या वो बिहेवियर जो है वो फीमेल का इंटरकोर्स करने को दिल कर रहा होता है। इट मीन्स कि वो फर्टिलिटी टाइम आ चुका है, तो इस वजह से भी वो बाज़ का इस तरह की अलामात उनमें शो हो रही होती हैं। ये बड़े लिटल से जो है वो इसके बाकी भी थोड़ी बहुत अलामात हैं जिसको ऑब्ज़र्व करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ का ऐसे होता है, एक बहुत बड़ी रुकावट जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, और एक ऐसी रुकावट भी बाज़ का इंसान सारे टेस्ट भी पूरे होते हैं, सब कुछ पूरा होता है, इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, और ये चीज़ वो ओवल्यूशन टाइमिंग। तो ये कुछ मरीज़, कुछ फीमेल ख़ासकर उनको लकोरिया का प्रॉब्लम होता है, तो लकोरिया वो किसी को बता नहीं पा रहे होते या ख़ुद डिटेक्ट नहीं कर रहे होते। तो लकोरिया के बारे में डिटेल के लिए भी यहाँ वीडियो एक मौजूद है, आपने ज़रूर देखनी है। तो अगर किसी को लकोरिया का प्रॉब्लम है तो भी आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेंगे, आपको प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने लकोरिया को पहले ट्रीटमेंट करना है। लकोरिया के लिए एंटीबायोटिक को आप अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम लें। साथ आपने फ्लूकोनाजोल या क्लोट्राइमाजोल की वजाइनल क्रीम है वो यूज़ करेंगे, यानी आपने एंटी फंगल लेने, साथ आपने एंटीबायोटिक लेनी है, और साथ आपने फ्लैजल टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है, और साथ आपने पैरास्टामोल लें। तो ये इसके अलावा इसकी डिटेल जो है एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको किस तरह का लकोरिया है, वो आपने वहाँ से डिटेल से देख के आप अपना ट्रीट करवाएं, या डॉक्टर से रुझान, आपने कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, ताकि आप और उनको क्लियरली बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। जब तक आप वो डॉक्टर बाकी टेस्ट कर रहा होता है और वो ओके आ रहे होते हैं, लेकिन लकोरिया जो है वो बता नहीं रहे होते, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपने अपने लकोरिया के प्रॉब्लम को ज़रूर आइडेंटिफाइड करवाना है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ सकता है जो कि शायद ही कोई बंदा जानता हो, यानी एक ख़ुद पर्सन, डॉक्टर तो यकीनन जानते होते हैं लेकिन ख़ुद बंदा कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो है RH फैक्टर। अगर फीमेल का RH फैक्टर नेगेटिव आया हुआ है, यानी अब फीमेल का ब्लड ग्रुप कोई भी ग्रुप है लेकिन वो नेगेटिव है और मेल का पॉजिटिव है, तो होता क्या है कि बाज़ का मिसकैरेज हुआ होता है। फीमेल का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है और उसको मिसकैरेज होता है, और मिसकैरेज के बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती, या कोई एक बच्चा होने के बाद वो उसकी डेथ हो चुकी होती है, आगे बच्चे नहीं हो रहे होते। तो अगर किसी फीमेल का पहले अपनी लाइफ में मिसकैरेज हो चुका है और उसको करना क्या चाहिए था, उसको एंटी-डी इंजेक्शन होता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर लगवाना चाहिए था। अगर उसने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस वजह से भी ये भी आपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी पहले और कौन कौन से टेस्ट और प्रिकॉशंस लेनी है, आपने अपनी वैक्सीनेशन करवा लेनी है, ताकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी रुबेला की या कोई एंटी जो आपको टेटनस की या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स की पहले से ही वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़रूरी है, ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी वैक्सीनेशन करवानी हार्मफुल होती है, लिहाजा तैयारी करने से पहले वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा जिनको दांतों का प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, जिनको जिंजिवाइटिस कहते हैं या कोई भी गम स्वेल होते हैं अगर आपके, तो उसको पहले ट्रीट कर लें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इनकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो आपके जो बर्थ है, जो बेबी है उसकी प्रीमेच्योर बर्थ करवा देते हैं, उनको आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बैक्टीरिया आपके लिए बहुत हार्मफुल है, या बच्चा जो है वो हेल्दी नहीं होता, बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ की कमी रह जाती है। इसके अलावा HB है या बाकी टेस्ट हैं वो आपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करके करने हैं, ताकि आपने आयरन की कमी को भी पूरा रखना है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।